डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गोरजी, झुंझुनू। तो एक बार फिर हाजिर हूँ ऑनलाइन क्लास लेके आपके सामने। तो हम बात कर रहे थे डाइजेशन की और एलिमेंट्री कैनाल चल रहा था, और पिछले वीडियो में हम स्टोमक तक पढ़ चुके थे और स्टोमक की पूरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे आगे कि एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट क्या है। तो अगले पार्ट की यदि हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आमाशय, और आमाशय आगे क्या होता है, एक पाइलोरिक कपाट या वाल्व द्वारा, देखो ये है पाइलोरिक वाल्व, ठीक है, और पाइलोरिक वाल्व द्वारा जाकर आगे किस में खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलता है। तो हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन की। तो देखो इंटेस्टाइन एक पतली लंबी कुंडलित नलिका नुमा संरचना होती है साहब, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 4 से 4.5 मीटर के समथिंग होती है। दूसरी, अत्यधिक कुंडलित होती है, लेकिन जब व्यक्ति डेड हो जाता है, मर जाता है, तो इसके कुंडलन खुल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लगभग 7-8 मीटर तक हो जाती है, ठीक है। हम बात करते हैं इंटेस्टाइन को आगे बांटा कितने भागों में गया है। तो देखो इंटेस्टाइन को आगे हमने बांटा साहब 2 भागों में, जिनमें एक भाग फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसको हम बोल देते हैं क्या, छोटी आंत, ठीक है ना। और सेकंड है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या, बड़ी आंत। अब 4.5 मीटर के समथिंग लंबाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लंबाई होती है कितनी, 3 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की होती है लगभग 1.5 मीटर। लेकिन हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इसको हम छोटी आंत्र कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई केवल 1.5 मीटर है, उसके बावजूद भी हम इसको बड़ी आंत कहते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है सर कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो अत्यधिक कुंडलित होती है और उसका व्यास या चौड़ाई बहुत कम होती है, तो देखने में वो छोटी लगती है। बात करें लार्ज इंटेस्टाइन, हालांकि इसकी लंबाई कम होती है, लेकिन क्या होगा कि सब इसकी लंबाई तो कम होती है, लेकिन व्यास देखो हम बात करते हैं क्या, छोटी आंत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन उसके बावजूद ये देखने में क्या होती है, छोटी दिखाई दे रही है। और बड़ी आंत्र की बात करें, इसका व्यास बहुत ज़्यादा है, ये क्लियर दिखती है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कह देते हैं, ठीक है। अब हम पहले केवल किसके बारे में बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बांट देते हैं कितने भागों में, 3 भागों में। देखो नंबर 1, इसको हम बोल देते हैं क्या, ड्यूडेनम, या इसको हम क्या कहते हैं, गृहिणी, ठीक है। इसकी लंबाई होती है लगभग कितनी, 25 सेंटीमीटर। दूसरा, ये कैसा होता है साहब, सी शेप्ड होता है। कैसा होता है, सी शेप्ड संरचना। एक चीज याद रखना, आरबीएसई की बुक में दे रखा है यू शेप्ड, लेकिन हम बात करें एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी में इसकी शेप कैसी दे रखी है, सी शेप्ड दे रखी है, ठीक है। और एनसीईआरटी अपन यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं, इसलिए हम बेटा यहाँ पे क्या, सी शेप्ड ही माने। और वैसे भी देख लो, अपन देखें गृहिणी यहाँ से स्टार्ट होती है सब, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कैसा है शेप, सी शेप है, ठीक। अब देखो दूसरी बात, क्या ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है, देखो ये मैंने रेड कलर में बनाया है, और इस सेकंड पार्ट को हम बोल देते हैं क्या, जेजोनम, या इसको हम बोलते हैं मध्यांत्र, ठीक है। और मध्यांत्र, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ ये दिखाई दे रही है अत्यधिक कुंडलित संरचना है, ये थर्ड पार्ट होता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इलियम। क्या कहते हैं, इलियम, या इसको हम क्या बोलेंगे, क्षुधांत्र।
जो कि छोटी आंत्र का सबसे लास्ट पार्ट होता है। अब देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.75 मीटर। ठीक है, पहले अब इसमें भी हम किसकी बात करेंगे, ड्यूडेनम। बेटा याद रखना कि छोटी आंत्र का सबसे प्रारंभिक भाग होता है और आमाशय जस्ट इसके अंदर ही खुलता है, और आमाशय में पाचन के बाद जो कायम अवस्था होती है भोजन की वो किस में आती रहती है, छोटी आंत्र में आती रहती है। ठीक है, दूसरी बात देखो, हम यहाँ बात करते हैं ये क्या है, पैंक्रियाज। क्या है ये, पैंक्रियाज, अग्नाशय है, और इस अग्नाशय से एक डक्ट निकलती है। देखो ये वाली डक्ट दिखाई दे रही है, और इस डक्ट को हम क्या बोल देते हैं, पैंक्रिएटिक डक्ट। क्या कहेंगे इसको, पैंक्रिएटिक डक्ट, या इसको बेटा अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। और इधर हमने देखा, देखो ये क्या है, लीवर, और लीवर में अपन देखते हैं लीवर दो लोब में बता हुआ होता है साहब, लेफ्ट एंड राइट, और इन दोनों लोब से क्या होता है साहब, हिपैटिक डक्ट निकलती है। कौन सी डक्ट निकलती है, हिपैटिक डक्ट निकलती है। और ये हिपैटिक डक्ट लेफ्ट एंड राइट हो गई, ठीक है ना, ये देखो, और ये दोनों हिपैटिक डक्ट मिलती हैं और मिलके क्या बनाती हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और इधर ये क्या है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसको हम क्या बोल देते हैं साहब, इसमें आके मिलती है बाइल डक्ट, और जब ये बाइल डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलती हैं तो यहां क्या बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब एक चीज याद रखना, हिपैटिक यानी एक तो पैंक्रिएटिक डक्ट या अग्नाशयी वाहिनियां, और एक हो गई कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों आपस में क्या होती है, यहाँ आके मिलती हैं, और ये आकर किस में खुलती हैं, ड्यूडेनम या ग्रैनी में खुलती हैं। ठीक है, इस जगह पर आकर खुलती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और इस को हम क्या बोल देते हैं, हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट कह देते हैं, या यकृत निवायिका वाहिनी कहलाती है, सॉरी यकृत अग्नाशयी वाहिनी कहलाती है, जो किस में आके खुलेगी, ड्यूडेनम में। ठीक, अब आगे बात करते हैं। यहाँ एक विशेष संकोचक या पेशीय गेट होता है, और उसको हम बोल देते हैं क्या, ऑडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, ऑडी की अवरोधनी द्वारा ये छिद्र यहाँ पे आके खुलता है, संकुचन होते हैं, जिसके द्वारा देखो ध्यान रखना, लीवर से आता है क्या, पित्तरस, और अग्नाशय से आता है क्या, अग्नाशयी रस, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, यानी यकृत से आने वाला बाइल जूस, और अग्नाशय से आने वाला होता है वो पैंक्रिएटिक जूस होता है। और वो कहाँ आते हैं साहब, ड्यूडेनम में आते हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि पाचन की क्रिया जो होती है मेनली वो कहाँ होती है, छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में होती है, क्योंकि अधिकांशतः जो पाचक रस होते हैं वो कहाँ पर आकर सीक्रेट होते हैं, सब ड्यूडेनम के अंदर सीक्रेट होते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखो 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि ड्यूडेनम की यदि हिस्टोलॉजी की बात करें इसकी, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार की, हालांकि हम बात करेंगे जब हिस्टोलॉजी की, तो देखो ध्यान रखना, ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी या एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी टोटल 4 स्तरों से ही बनी होती है। सिरोसा होता है फर्स्ट बाहर की तरफ, सेकंड मस्कुलरिस होता है, थर्ड सबम्यूकोसा होता है, और फोर्थ होता है कौन सा, म्यूकोसा। तो देखो सबसे पहले हम ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं। ड्यूडेनम की हम यहाँ से मान लो एक काट काटते हैं, इस जगह से हमने एक काट काटी और इस काट को हम यहाँ देखते हैं। तो देखो नंबर 1 फर्स्ट लेयर है, ये क्या है, सिरोसा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये किसके, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बना होता है। ठीक है, आगे भी पढ़ा था, इसोफेगस में भी पढ़ा था हमने, पैंक्रियाज में भी पढ़ा था, सॉरी स्टोमक में भी पढ़ा था। अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट सेकंड मस्कुलर लेयर होती है। मस्कुलर लेयर की बात करें, ये यहां से लेकर यहां तक, सेकंड ये फर्स्ट थी, ये मस्कुलरिस,
लेयर। देखो मस्कुलरिस लेयर की यदि अपन बात करते हैं तो बड़ा ध्यान रखना, दो पार्टों में बटी होती है। वही है अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और वृत्ताकार मसल्स, ठीक है ना। तो लंबवत, बाहर की तरफ लंबवत पेशियां पाई जाती हैं और अंदर की तरफ वृत्ताकार पेशियां पाई जाती हैं, मिलकर मस्कुलरिस लेयर बनती है। आगे हम बात करते हैं सर आगे इसकी, तो अगला जो तीसरा आवरण होता है, तीसरी जो परत होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, सब म्यूकोसा। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि सब म्यूकोसा लेयर है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बना होता है, ढीले संयोजी ऊतकों द्वारा बना होता है। और इसके अंदर अपन ने पहले ही पढ़ा था, इसमें क्या होती है सब, ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी इसमें क्या फैली रहती हैं, ब्लड वेसल्स फैली रहती हैं। दूसरा इसमें क्या होता है सब, लिम्फेटिक वेसल्स फैली रहती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई। तीसरा इसके अंदर क्या होता है, नर्व फाइबर फैले रहते हैं, ठीक है, नर्व फाइबर फैले रहते हैं। अब देखो एक बात और करते हैं अपन कि हम बात करें इसकी सब म्यूकोसा, ड्यूडोनम की सब म्यूकोसा। तो देखो क्या होगा, म्यूकोसा की बात कर लेते हैं पहले। ये लो, ये है इसकी क्या, म्यूकोसा लेयर, ये हो गई, ठीक है। और म्यूकोसा लेयर की हमने बात की थी, ये किसकी, म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्स द्वारा निर्मित परत होती है। अब म्यूकोजल एपिथेलियम द्वारा निर्मित जो परत होती है, इसमें क्या होती है, स्तंभाकार श्लेष्मीय उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ये हो गया अपना, हम बात कर लेते हैं साहब क्या, देखिए ये है, इसमें भी ये म्यूकोसा लेयर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब म्यूकोसा लेयर, और ये फोर्थ होती है, इसको हमने क्या नाम दिया, म्यूकोसा लेयर नाम दिया, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर अपन टोटल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसके अंदर क्या होता है कि अंदर का परत, भाई म्यूकोसा का सबसे बाहर क्या होता है, मस्कुलरस लेयर, ये क्या है, म्यूकोसा मस्कुलरिस, ये हो गया क्या, लेमिना प्रोप्रिया, ये क्या है, लेमिना प्रोप्रिया हो गया। और ये वाला है, ये होता है अपना क्या, कोलुमनर म्यूकोजल एपिथेलियम। इस कोलुमनर म्यूकोजल एपिथेलियम में हम देख रहे हैं कि जो म्यूकोसा लेयर है, ये जगह जगह उभरी हुई संरचना बनाती है, उभार बनाती है, उंगली जैसे उभार बनाती है। और इन उभारों को हम क्या नाम दे सकते हैं, देखो इनको हम क्या नाम देंगे, म्यूकोसा परत। और म्यूकोसा परत के अंदर ये उभार पाए जाते हैं और इन उभारों को हम नाम देते हैं साहब क्या, इनको हम विलाई कहते हैं, ठीक है। और विलाई के साथ ही इनको हम क्या बोल सकते हैं, देखो एक चीज़ याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्ड पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं म्यूकोसा एपिथेलियम में, और इस म्यूकोसा एपिथेलियम के जो वलन होते हैं, फोल्ड होते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, वाल्व ऑफ कर्करिंग, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्लीका सर्क्यूलरिस भी कह सकते हैं। यानी इनको विलाई और या ये जो फोल्ड होते हैं, इन फोल्ड्स को हम वाल्व ऑफ कर्करिंग या कर्करंग के वाल्व कह सकते हैं, या प्लीका सर्क्यूलरिस कह सकते हैं। यहाँ तक बात हुई। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि इनके बीच में, यानी ये जो बीच में दरार पाई जाती है, इन दरार को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन या लिवरकुन की दरार कहते हैं इनको। यानी ये जो जगह जगह पाई जाएंगी, ये रही, यहाँ है, ये लिवरकुन की दरार कहलाती हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ड्यूडेनम की एक स्पेशलिटी होती है कि इसकी जो सबम्यूकोसा होती है ना,
इस सब म्यूकोसा के अंदर कुछ विशेष बहुकोशिकीय क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं सब इस तरह की। ये हो गई बहुकोशिकीय ग्लैंड, और ये विशेष नलिका द्वारा किन में जाके खुलती हैं, देखो ये विशेष ट्यूब्यूल्स द्वारा लिवर कुन की दरार में जाके खुलती हैं। तो याद रखना कि ग्रहणी के सब म्यूकोसा परत में ये विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, और ये विशेष प्रकार की जो ग्रंथि पाई जा रही है ना, ये ट्यूब्यूल्स के माध्यम से कहाँ खुलती हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन में खुलती हैं। कौन, ये। और इनको पता है हम क्या नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या कहेंगे इनको, ब्रूनर ग्लैंड। कहाँ जा किस में पाई जाती है, ड्यूडोनम की सबम्यूकोसा में, और ड्यूडोनम की सबम्यूकोसा में पाई जाती है, कहाँ जाके खुलती हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन में जाकर खुलती है, लिवर कुन की दरार में जाकर खुलती हैं। इनके द्वारा विशेष प्रकार का नॉन एंजाइमेटिक क्षारीय द्रव स्रावित होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं सब अगला कि इसकी जो म्यूकोसा परत होती है, और म्यूकोसा परत में क्या होता है, म्यूकोसा की लैमिना प्रोप्रिया, वहाँ विशेष प्रकार के लिम्फेटिक टिश्यू की कुछ गांठें होती हैं, ठीक है ना। और ये जो गांठें हैं इनको हम क्या नाम दे देते हैं, देखो इनको हम कह देते हैं पेयर्स ऑफ पेचेज। क्या बोलते हैं, पेयर्स ऑफ पेचेज कह देते हैं। विशेष लसिका के बने, या अपन कह सकते हैं लिम्फ के बने हुए होते हैं ये विशेष टाइप के, और पेयर्स ऑफ पेचेज कह देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये हमारे इम्यूनिटी अपन कह सकते हैं सुरक्षा वगैरह उसमें काम आते हैं। दूसरी बात देखो कि क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन की दरार के पास इस तरह से कुछ विशेष प्रकार की सेल्स और पाई जाती हैं, और इन सेल्स को पता है हम क्या नाम दे देते हैं, पनीथ सेल्स। क्या कहते हैं इनको, पनिथ सेल्स कह देते हैं। और ये एक तरह से हमारे हानिकारक बैक्टीरिया आदि को क्या करती है, नष्ट करने का काम करती हैं। कौन सी, पनीथ सेल्स होती हैं। तो ध्यान रखना, पेयर्स ऑफ पेचेज कहाँ पाए जाते हैं, ये देखना पेयर्स ऑफ पेचेज है वो लगभग मेनली जेजुनम और इलियम में पाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, पेयर्स ऑफ पेचेज मेनली किस में, जेजुनम और इलियम में पाए जाते हैं। बाकी हम बात कर रहे थे सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर ग्लैंड, ये मेनली किस में पाए जाते हैं, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, पेयर्स ऑफ पेचेज पाए जाते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती क्या होती है, सब इसकी हिस्टोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। ध्यान रखना, जेजुनम को भी हम इसी में शामिल करें तो जेजुनम के अंदर क्या होगा, इसका अपन मध्यांत या सॉरी क्षुदांत की काट काटते हैं, तो क्षुदांत की काट काटते हैं तो सेम पोजीशन वही होती है। बाहर का सिरोसा होगा, मस्कुलर लेयर होगी सेकंड, थर्ड सबम्यूकोसा होगा, लेकिन इसकी जो सबम्यूकोसा है उसमें क्या नहीं पाई जाएंगी, ब्रूनर ग्लैंड नहीं पाई जाती। ब्रूनर ग्लैंड मेनली किस में पाई जाती हैं, ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। बाकी अपन बात करें पेयर्स ऑफ पेचेज क्षुदांत के अंदर पाई जाते हैं, और उसके अलावा हम बात करें किसकी, कि ये पनिथ सेल्स हैं, ये किसके अंदर पाई जाती हैं, क्षुदांत के अंदर। कर्करिंग ऑफ वाल्व क्षुदांत में पाए जाते हैं। अपन बात करें सब इनकी म्यूकोसा और अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं, वलन बनाते हैं, उनको अपन वाल्व और कर्करिंग कह देते हैं, या इनको हम प्लीका सर्क्यूलेरिस कह देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात हुई। अब हम बात करते हैं सब, देखो ये वाला पोर्शन है सेकंड, छोटी आंत का सेकंड भाग। तो एक चीज ध्यान रखना, ये सेकंड भाग होता है, ग्रहणी आगे यहाँ से कंटिन्यूस होती है, किसके रूप में, जेजुनम के रूप में, और ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट इंटेस्टाइन का थर्ड, वो होता है इलियम। लंबाई 1.75 मीटर होती है, 1.75 मीटर होती है, और ये अत्यधिक कुंडलित होता है, और इस तरह से ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और ये कंटिन्यूस होता हुआ यहाँ देखो एक वाल्व पाया जाएगा, गेट पाया जाएगा, और इस वाल्व को हम क्या बोल देते हैं, देखो इसको हम कह देते हैं इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल कपाट कहते हैं। और इलियोसिकल कपाट के माध्यम से
छोटी आंत्र है वो कहाँ जाकर जुड़ जाती है, बड़ी आंत्र से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है ना। चलो ये बात हो गई हमारी किसकी। अब देखो हिस्टोलॉजी ऑफ इलियम की बात करें, सेम पोजीशन है, केवल कुछ अंतर है, बाकी वही है जो हम ऑलरेडी तुम्हें बता चुके हैं। अब बात आती है बेटा किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है ये है हमारी क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हमने 3 भागों में कैसे बांटा, देखो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा, इलियम भाग। ये कौन सा भाग था, इलियम भाग। ये इलियम भाग किस में आके खुला, बड़ी आंत के सबसे फर्स्ट भाग में, ये वाला भाग है ना। और इस भाग को देखो ध्यान रखना, नंबर 1 इसको हम बोलते हैं क्या, सीकम, उंडुक कह देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ से, ये सीकम आगे कंटिन्यूअस चलता है सेकंड भाग, और ये सेकंड भाग क्या है, कोलन। कोलन को आगे हम कई पार्टों में डिवाइड करते हैं, जैसे ये वाला कोलन है इसको हम बोलते हैं क्या, असेंडिंग कोलन। ये वाला कोलन भाग है इसको हम बोल देते हैं क्या, ट्रांसवर्स कोलन। कोलन का ये वाला भाग है इसको हम बोल देते हैं क्या, डिसेंडिंग कोलन। कोलन का ये वाला भाग है इसको हम कह सकते हैं सिग्मोइड कोलन। ठीक है। इस तरह से सेकंड भाग कौन सा है, कोलन। अब एक चीज और याद रखना, सीकम में हम यहाँ एक लंबी क्रमी रूपी संरचना देखते हैं, और इस लंबी क्रमी रूपी संरचना को हम क्या नाम दे देते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। याद रखना ये क्या होती है, सॉरी, शिशु में स्टार्टिंग में थोड़ी एक्टिव होती है, जैसे ही अपन एडल्ट स्टेज में जाते हैं इनएक्टिव हो जाती है, यानी निष्क्रिय संरचना होती है, और मानव में ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। ठीक है, रीजन, क्योंकि इसका काम होता है सब सेल्यूलोज का पाचन में सहायक होती है। अब जो पशु होते हैं, जानवर जो लगातार शाकाहार पर आश्रित रहते हैं या पादप भोजन के रूप में लेते हैं, उनमें ये एक्टिव होता है। खरगोश है, खरगोश में ये सक्रिय होती है, क्योंकि वो लगातार क्या खाएगा, पादप खाता है। इसका मतलब उस पादप खा रहा है, और पादपों की जो सेल होती है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, क्योंकि सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज के पाचन के लिए उनमें तो क्या होगा, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सक्रिय होती है। क्या हम डायरेक्ट पादप खाते हैं क्या, नहीं खाते। ठीक है, तो इसलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का हमारे शरीर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। अब इंपॉर्टेंस नहीं होगा तो धीरे धीरे ये क्या होती चली गई, निष्क्रिय। और ऐसे अंग जो कार्य की अनुपस्थिति में निष्क्रिय हो गए उनको हम अवशेषी अंग कह देते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। ये वाला कोलन वाला भाग हमने बताया था साहब, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। ठीक है। अब देखो इसके मध्य में कुछ विशेष प्रकार की लंबवत यानी ये पेशियां होती हैं, और ये जो पेशी होती हैं ये 3 रिबन जैसी आकृति पट्टिकाएं बनाती हैं। दिखाई दे रही है, देखो 3-3 की पट्टिका बन रही है। पता है इसको हम क्या बोल देते हैं, टीनिया कोलाई कह देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, टीनिया कोलाई। और इस टीनिया कोलाई की वजह से जो कोलन होता है ना, वो देखो इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स में बढ़ जाता है। दिखाई दे रहा है, इन छोटे छोटे बॉक्स को देखो, इसकी वजह से ये छोटे छोटे बॉक्स बने, इनको हम क्या कह देते हैं, होस्ट्रा कह देते हैं। ठीक है, टीनिया कोलाई पेशियों की वजह से, मसल्स की वजह से बना। ये किसका, यानी आंत्र को किस में बांट देते हैं, होस्ट्रा के अंदर बांट देते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसकी यानी बड़ी आंत्र की जो टोटल लंबाई होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब, और ऑलरेडी हमने पढ़ा था लगभग 1.5 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ये जो सिग्मोइड कोलन है ना, वो आगे जाकर एक विशेष प्रकार की लंबी या थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टम कह देते हैं।
क्या कहते हैं इसे? रेक्टम या मलाशय कहते हैं। ठीक है, मलाशय होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, इसमें विशेष प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, जिनके कॉन्ट्रैक्शन से मल को आगे ट्रांसफर किया जाता है एनल कैनाल में, ठीक है ना। अब रेक्टम है, इसमें कुछ विशेष पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान रखना, आरबीसी का जब अपघटन होता है तो उसके द्वारा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनते हैं, और उन वर्णकों की आगे अपन प्रोसेस जब करते हैं तो याद रखना स्टर्कोविल्नोजन बनता है, ठीक है ना। तो अब स्टर्कोविल्नोजन जो बनता है उसकी वजह से ही हमारा जो मल होता है, अब वो स्टर्कोविल्नोजन है वो कैसा, यकृत के माध्यम से होता है, उसको आगे कहाँ पहुँचाया जाता है? रेक्टम। और यही कारण होता है कि हमारे मल का रंग कैसा होता है? पीला होता है, और ये अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करें, रेक्टम है वो एक नलिकानुमा संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल में आके खुलती है। एनल कैनाल में ध्यान रखना 2 प्रकार की मसल्स होती हैं। अगर हम बात करें अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ध्यान रखना अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। कैसी? अनैच्छिक या चिकनी पेशी पाई जाती हैं। और बाहर की तरफ की बात करें तो यहाँ रैखित या ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये होगा। और एनल कैनाल आगे जाकर किसने? एक छिद्रनुमा संरचना होती है, और इस छिद्रनुमा संरचना द्वारा ये क्या है? बाहर खुलती है, जिसको हम एनस या गुदा कहते हैं, ठीक है। और ये जो एनस या गुदा होती है ये हमारी आहार नाल को शरीर से बाहर ले जाकर खोलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बात कर चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अगले अपन वीडियो में बात करेंगे किसकी? हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।